मैं सुशील मलिक, यूट्यूब चैनल समाज के दर्पण में भाई आपका स्वागत है। तो भाई जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गाजीपुर बॉर्डर पे जो पुलिस ने बैरिकेड हटाए थे वो भाई अब वहाँ से हटने शुरू हो गए हैं। कहीं ना कहीं आरोप लग गया था भाई जो किसानों ने रास्ता रोक रखे हैं। उसके बाद अभी टिकरी बॉर्डर पे आए, यहाँ भी भाई पैदल चलने का और बाइक का रास्ता खोल दिया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार एक के बाद एक कदम उठा ही रही है, क्योंकि 11 महीने किसान आंदोलन को हो गए और कहीं ना कहीं ये गले की फांस बन गई है, जो इधर ना उधर की। तो यहाँ जो भाई अपने किसान भाई हैं, युवा हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, इनसे जानते हैं भाई यहाँ का माहौल क्या है। और धीरे धीरे क्योंकि जब रास्ता खुलेगा तो हर तरीके के बंदे किसान आंदोलन में घुस भी सकते हैं या आते जाते कोई ऐसी हरकत कर दे जिससे कोई ऐसी घटना ना हो जाए। तो इनसे भाई जानते हैं। राम राम भाई। राम राम भाई साहब। भाई आपका नाम कौन से गाँव से? मनदीप मलिक, गांव उमरा, हिसार, डिस्ट्रिक्ट हरियाणा। तो अब जैसे रास्ता खुलना शुरू हो गया 11 महीने के बाद, तो लग रहा है कि भाई जैसे इधर का रास्ता खुल गया तो ये पूरे का पूरा रोड सफाई कर देंगे जो तंबू आप लोगों के हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो जब से 26 नवंबर को किसान दिल्ली की तरफ चले तो दिल्ली जाने से रोकने के लिए केंद्र सरकार ने रास्ते में बैरियर लगाए, रास्ता रोका। रास्ता रुकने के बाद किसानों ने सड़कों पे डेरे डाल दिया और किसानों के ऊपर 11 महीने से ये आरोप लग रहा कि भाई किसानों ने रास्ता रोक रखा, जबकि किसानों ने कोई रास्ता नहीं रोक रखा। तो इस एवज में 7 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई है और उसके अंदर सरकार ने अपना पक्ष रखना है, तो उस बाबत सरकार ने रास्ता खोला। हमने ना पहले रोका ना अब रोक सकते, क्योंकि हमारा मकसद पब्लिक को परेशान करना नहीं है। हमारी जो लड़ाई है, जो मांग है, वो केंद्र सरकार के खिलाफ है, व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ाई है, सिस्टम के खिलाफ ये लड़ाई है। आम जनता के साथ हमारा किसी प्रकार का विरोध नहीं है। तो ये जो रास्ता खुला, ये 5 फीट का या 4 फीट का, ये 2 व्हीलर व्हीकल्स के लिए और पैदल जाने वाले, क्योंकि ये जो एरिया है ये लेबर का एरिया है, फैक्ट्री एरिया है। यहाँ पे गरीब आदमी मजदूर आता है, उसको आने जाने में परेशानी ना हो, तो सरकार ने खोला तो हमने उसका विरोध नहीं किया, क्योंकि हम भी चाहते थे कि आम जनता यहाँ परेशान ना हो। अच्छा भाई, जैसे अभी लेबर के लिए चलो रास्ता खुल गया, लेकिन कई फैक्ट्री वाले ये भी कहेंगे कि भाई हमारी जो मालगाड़ी है, जो भी सामान आता जाता है फैक्ट्रियों का, वो घूम फिर के जाना पड़ता है। जैसे कि अभी यहाँ की जनता भी कह रहे थे कि भाई घूमना, तो कल को ये भी पुलिस प्रशासन कह सकती है कि भाई यहाँ से मालगाड़ी आनी जानी शुरू होगी, तुम्हारा रास्ता खोल दिया, अब आगे का रास्ता देखो। उसके बाद क्या रहेगा आगे? आप इस लड़ाई को समझिए, इस आंदोलन को समझिए। ये आंदोलन पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ है। फैक्ट्री वाले, कंपनी वाले चाहते हैं कि हम बचे रहें और बाकी देश मर जाए, भूखमरी में मरता रहे। तो उनके खिलाफ लड़ेगा कौन? उनके खिलाफ आम आदमी लड़ेगा। आम आदमी में किसान लड़ेगा, क्योंकि किसान कानून, कृषि प्रधान देश होने के नाते हमारे देश की अर्थव्यवस्था किसानी पे आधारित है। किसानी को कॉरपोरेट घरानों के हवाले कर दिया। जब वो हमारे दुश्मन हैं, उन्होंने कह दिया कि हमारे ट्रक नहीं आएंगे, हमारी लेबर नहीं आएगी। क्यों भाई? इस देश में क्या वो अकेले ठेकेदार हैं? इन देश के मालिक क्या पूंजीपति हैं? देश की आज़ादी में उनका योगदान क्या है? क्या अंबानी, अडानी, रतन टाटा, बिरला ने इस देश में कोई भी एक स्कूल बनाया है आज तक? लाखों करोड़ों की संपत्ति इन्होंने इकट्ठी कर ली देश को लूट के, सरकारों के साथ मिलके, और अब कह दिया कि हमारी फैक्ट्री बंद हो जाएगी। अरे भाई, वो दिन आएगा जब तुम फैक्ट्री छोड़ छोड़ के भागोगे और ये जनता तुम्हें तुम्हारी फैक्ट्रियों में घर घुस के मारेगी। अभी तो हम आराम से बैठे हैं, पब्लिक की लड़ाई लड़े, जनता की लड़ाई, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब तुम्हारी इन फैक्ट्रियों में ताले लगेंगे और दुनिया तुम्हें इस देश से भगाएगी। वो दिन दूर नहीं है, वो दिन काफ़ी नज़दीक है। और ये लड़ाई पूंजीवाद के खिलाफ है। आप देख रहे हो कि चारों तरफ से जो महंगाई बढ़ रही है, हर रोज़ जो हमारी रसोई का सामान है या आम जनजीवन है, दूरसंचार के साधन है, वो महंगे होते जा रहे हैं। वो पूंजीपतियों और इन फैक्ट्रियों की वजह से हो रहे हैं। और हमारे देश की जो सरकार है वो पूंजीवाद के ऊपर आधारित सरकार है, उनके द्वारा की गई फंडिंग के द्वारा चल रही है और आम जनजीवन को ये गुलाम बनाना चाहते हैं। उसकी ये लड़ाई है। अच्छा, दूसरा यूपी में चुनाव है अभी, तो आंदोलन का असर पड़ेगा यूपी में? क्यों नहीं पड़ेगा? जो लोग जागरूक हैं, किसान आंदोलन ने लोगों के अंदर एक जागरूकता लेके आने का काम किया है। हमारी लड़ाई राजनीतिक नहीं है, हमारी लड़ाई सामाजिक है। सामाजिक मुद्दों के ऊपर हमारी लड़ाई है। बीजेपी और आरएसएस का मकसद है देश को धर्म के नाम पे बांटकर, जातीय दंगे करवाकर वोटों का ध्रुवीकरण करना।
पिछले जब से 7 साल से बीजेपी सरकार आई है, हिंदू मुसलमान का जो नाम वो किया जा रहा है, एजेंडा पेश किया जा रहा है, शिक्षा नीति को बदल के धर्म की राजनीति लेके आ रही है। अब जितने भी दंगे यूपी इलेक्शन के दौरान हो रहे हैं, आप देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर दोबारा से पलायन का जो एजेंडा चला, वो संयोग नहीं है, वो प्रायोजित है। ना कहीं ये देश में दिखाया जा रहा है कि अगर हम सत्ता में नहीं रहे तो मतलब बहुत कुछ हो सकता है, जैसे कश्मीर से जा रहे हैं। देख 70 साल देश को आज़ाद हुए हो गए, अब तक आपने कभी ऐसी स्थिति देखी भाई मुसलमान या कोई जाति के लोग, दलित लोग, सिख लोग आपस में लड़ रहे हैं? आपने देखा? हम सरकार किस लिए चुनते हैं? ताकि वो देश को आगे बढ़ाए और देश में सुख शांति अमन चैन स्थापित करे। लेकिन दुर्भाग्य से ये लोग कर क्या रहे हैं? त्रिपुरा में देख लिए क्या हो रहा है, असम में देख लिए क्या हो रहा है, वहाँ मुस्लिम बस्तियों को आग लगाई जा रही। मुस्लिम रेडी वाला अगर उसको कहा जाता है कि जय श्री राम का नारा लगा, अगर वो नारा लगाता है तब भी पीटते हैं, नारा ना लगाए तब भी पीटते हैं। इसका मतलब ये है कि धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे, एजेंडा पेश कर रहे। लेकिन अब जैसे यूपी की रैली में अमित शाह ने अभी बोला कि भाई मैं दूरबीन लगा के देख रहा हूँ, दूर दूर तक कोई मेरे को गुंडे नजर नहीं आते, जैसे हर जिले में 2-3 गुंडे बदमाश होते थे। वो सही बात, उसकी बात बिल्कुल सही है। गुंडे यूपी में नहीं थे, जो गुंडे यूपी में थे वो सारे बीजेपी में आ गए। बीजेपी की स्टेज के ऊपर सारे गुंडे ही तो थे। हमारा विदेश मंत्रालय, हमारा मुख्य प्रधानमंत्री गोधरा कांड का आरोपी, हमारा होम मिनिस्टर, हमारे गृह राज्य मंत्री, जितने भी पूरी मिनिस्ट्री बीजेपी सरकार के 42 मंत्री ऐसे हैं जिनके ऊपर संगीन धाराओं में अपराध दर्ज हैं। देश में गुंडे तो कोई बचा ही नहीं भाई, सारे गुंडे बीजेपी वाले भगवाधारी हो गए और इन्होंने भगवा वस्त्र को एक भगवा आतंकवादी का रूप दे दिया। और जहाँ पर भी दंगे हो रहे हैं हिंदू मुसलमान के, हिंदू दलित के, सिख दलित के, वो सिर्फ वोटों के ध्रुवीकरण के लिए और यूपी में फ़ायदा उठाने के लिए ये पहले से प्रायोजित आरएसएस का एक खेल है। तो अब जैसे जैसे चुनाव बढ़ रहे हैं, नई नई चीज़ें अब आ रही हैं यूपी में, तो कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे भाई चुनाव और नज़दीक आएंगे तो कुछ और बड़े कांड हो सकते हैं। आरएसएस का काम है दंगा करना, पर्दे के पीछे रह के सारा गेम खेलते हैं। इन लोगों ने देश के अंदर अब तक जितने भी कांड हुए सारे आरएसएस ने करवाए हैं। भारत पाकिस्तान के बंटवारे से लेकर अब तक जो त्रिपुरा के अंदर, असम के अंदर जो हो रहा, ये सारे जितने भी कांड है ये आरएसएस कांड है। अगर हमारे देश में आरएसएस नहीं होता तो आज भारत दुनिया की महाशक्ति होता। हमारे देश गरीबी का शिकार है, भूखमरी का शिकार है, अशिक्षित है, उसका कारण आरएसएस है। आरएसएस ने हमेशा विदेशी ताकतों के हाथों बिक के हमारे देश का सौदा किया है। और आज आप देख रहे हो कि रोम के अंदर जब हमारे देश का प्रधानमंत्री जाता है तो वहाँ का जो प्रधानमंत्री होता है वो हमारे प्रधानमंत्री की गर्दन पकड़े हुए होता है, जबकि प्रोटोकॉल ऐसा नहीं कहता। प्रोटोकॉल जो होता है वो एक सम्मान देने के लिए होता है और हमारे देश का प्रधानमंत्री की सभी यार गर्दन पकड़े हुए हैं। इसका मतलब हमारा देश पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। राम राम ताऊ। राम राम जी, आपका क्या नाम, कौन से काम से है? राम कुमार मलिक उमरा। कितना समय हो गया? हाँ, कितना समय हो गया अड़े? मने तो घने दिन हो गए भाई। तो अपने घर वाले बोलते नहीं आ जाओ, क्यों उड़े बैठे हो? ना घर वाले कौन बोलते हैं, क्रांतिकारी थे, हैं? क्रांतिकारी थे तो घर के भी छोट भी क्रांतिकारी थे। तो ताऊ इसी सरकार कदे अपनी उम्र में यो हाल देखा था? ना भाई, अंग्रेजां भी टाइम सुनिया कोई नहीं। यो गरीब है भाई, मैं बताऊं के लाखों शहीद हुए थे अंग्रेजां ली टाइम, आज़ादी दी मिली थी। ये तो हज़ार भी 500-700 हज़ार है। ये बेटा ये गुलाम होने लग रहा है देश है। इसने बताने के लिए हम ही बैठे थे, छोटे परिवार बैठे, छोटे उम्र के, इसलिए बैठे हैं। मेरे जान दीजिए भाई। राम राम जी। जी, आपका क्या नाम, कौन से काम? मेरा नाम है रामपाल मलिक, जिला जींद, गांव लखमीवाला, सुरखपुर से हूँ। महंगाई किसी हरियाणा में? महंगाई तो सारे देश में घनी होगी भाई। तो मतलब जिस उम्मीद के साथ डबल इंजन सरकार है, नहीं सही उतरी ना। उम्मीद करी होगी शुरू में। भाजपा से सरकार है नहीं, केंद्र सरकार वह भी और प्रदेश सरकार भी पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिपित हैं और लुट्ठा खसोटी खूब मचा रहे हैं। वह हैं भाजपा सत्ता के सौदागर। अच्छा, दूसरा अपना इलाहाबाद में उपचुनाव है, उधर के माहौल बन रहा है? भाई वहाँ पर जो माहौल है वो सत्तारूढ़ पार्टी है जो बीजेपी जेजेपी, उसके खिलाफ माहौल है। किसान मजदूर, उनकी जो योजनाएं हैं वो किसान मजदूर के खिलाफ है
और पिछले 7 साल में हरियाणा में जो बीजेपी सरकार है उसने मजदूरी को कम कर दिया, किसानों को फसलों को सरेआम लूटा और भाईचारे को तोड़ने की साजिशें रची। और इस साजिशों के खिलाफ और ये गुंडाई पार्टियों के खिलाफ लोगों का आक्रोश बना हुआ है और वहाँ पे उनकी जमानत जब्त होगी, ये ऐसा संभव है। शाहरुख खान के लड़के के पास ड्रग्स मिला भी नहीं और ना सेवन करा था, फिर भी नु कह रहे हैं 8-10 ग्राम मिला। और दूसरी तरफ जो अडानी का पोर्ट था बंदरगाह, जिस पे 3000 किलो ड्रग्स मिला और उस खबर को दबा दिया गया। तो इसमें क्या लगे कि इसमें भी सिर्फ एक नाम के पीछे खान है या भाई उसमें कोई राजनीति है? आरएसएस 3 एजेंडों के ऊपर काम करती है। पहला एजेंडा होता है मुस्लिम को आतंकवादी साबित करना, और ये काम वो पिछले 100 साल से लग रहे हैं। तो जो किसान में जुड़ रहे हैं उनने भी आतंकवादी है। मैं आपको शाहरुख खान की बता रहा हूँ। उसके बाद दूसरा मकसद है इनका, जो वामपंथी है, कम्युनिस्ट है, उनको देशद्रोही और रूढ़िवादी साबित करना। और तीसरा जो है कांग्रेस को देशद्रोही बताना। इन 3 एजेंडों के ऊपर चल के आरएसएस सत्ता के ऊपर पहुंचना चाहती है। और अब जो माहौल बन रहा, यूपी का इलेक्शन मैन इलेक्शन है आरएसएस के लिए। अगर आरएसएस वो इलेक्शन जीतता है तो ये दुनिया हमारे देश में सत्ता के ऊपर बना रह सकते हैं, चाहे वो विपक्ष में हो या पक्ष में। अगर अब यूपी का इलेक्शन बीजेपी आरएसएस हारती है तो फिर जिंदगी में कभी भी बीजेपी आरएसएस इस भारत में सत्ता का मुंह नहीं देख पाएगी, ये सत्य है। और अगर ये सत्ता से बाहर हो गए तो आने वाली दूसरी पार्टियां ये इतने करप्शन में लिप्त है कि देश को इतना गर्त में डाल दिया, बेच दिया। हर रोज बड़े बड़े इनके करप्शन है, तो इनके हर प्रधानमंत्री, हर मुख्यमंत्री, हर मिनिस्टर को सजाए मौत होनी है, ये भी निश्चित है। एक क्राइम को छुपाने के लिए ये हजारों क्राइम कर सकते हैं। ये आपके सामने है लक्ष्मीपुर की जो घटना हुई, उसके बाद जो जम्मू कश्मीर की घटना हुई, अब त्रिपुरा में जो हो रहा है, और जो शाहरुख खान और मोहम्मद शामी का जो केस मैं आपको बता रहा, हमारे देश को आरएसएस नशे की तरफ धकेल रही है। और नशे का मतलब है कि देश को नशे का आदी बना दो, भूखमरियों को बना दो, और उसके बाद धर्म की राजनीति करना उनके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि लोगों के अंदर सोचन शक्ति नहीं रहेगी। शाहरुख खान को टारगेट करने का मतलब है मुस्लिम बिरादरी को टारगेट करना। और जिस क्रूज के ऊपर शाहरुख खान के लड़के को पकड़ा गया, वो 4 दिन पहले वानखेड़े और कासवी नाम का जो बंदा था, जो बीजेपी का वर्कर है, 4 दिन पहले उनने पूरा एजेंडा तैयार किया। और जो ड्रग्स था वो तो शाहरुख खान के लड़के के पास था भी नहीं, उसके साथ जो लड़का था उसके पास था 59 ग्राम ड्रग्स जो पकड़ा गया। जमानत ना होने का मतलब था कि लंबा ये मुद्दा चले और अवाम में मुस्लिम वर्ग रहे, और मुस्लिम को टारगेट करके आप वोटों का दुर्विकरण कर सको, इस करके जमानत नहीं दे रही। लेकिन जब जैसे जैसे परतें खुलती गई कि वानखेड़े और कासवी जो रिश्वत में पकड़े गए, आरएसएस को लगा कि तुम्हारा एजेंडा है वो फेल हो जाएगा, तुम इसके अंदर फंस जाओगे, लोगों को पता चल जाएगा कि ये साजिश है। इस करके उन्होंने जल्दबाजी में शाहरुख खान के लड़के को जमानत दे दी। मोहम्मद शमी जो देश के लिए खेलता है, आज से पहले भी मैच हुए हैं, उसने जिताए भी हैं, उसने हारे भी हैं। क्या मोहम्मद शमी, मोहम्मद कैफ, रिजवान क्या कभी मुद्दा बने? नहीं बने, क्योंकि धर्म की राजनीति किसी ने की नहीं। अब यूपी का इलेक्शन है और बाय द वे मैच था, तो मोहम्मद शामी को टारगेट, जो बीजेपी आरएसएस की आईटी सेल है, उसको टारगेट करने का मतलब है कि धर्म को टारगेट करना। हालांकि वो कर कुछ नहीं सकते। जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा ये मुद्दे भी शांत हो जाएंगे, और जैसे ही इलेक्शन शुरू होंगे ये मुद्दे फिर से आ जाएंगे। ये हमारे देश में जो आवश्यक मुद्दे हैं, बिजली के, पानी के, बेरोजगारी के, उनसे लोगों का ध्यान हटा के धर्म का मुद्दा लेके अपनी राजनीति करना चाहते हैं, और इसी करके ये शाहरुख खान और मोहम्मद शमी को टारगेट कर रहे हैं। तो भाई ये सारी बातें थी भाई युवा बड़े बुजुर्गों की, और जो यहाँ का माहौल है टिकरी बॉर्डर का वो। तो भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, अपनी राय देना, आपका अपना चैनल सब्सक्राइब करना। सभी भाई साथियों मेरी राम राम।